दोस्तों, तो चलिए आज जीएसटी आरक्यू का चैप्टर देखेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। आई होप आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन डेली बेसिस पे कर रहे होगे और आपको सेशन अच्छे लग रहे होगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का चैप्टर होगा पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके ऊपर के क्वेश्चंस, आरक्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आरटीपी में है, स्टडी मैट में भी है और एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, स्टडी मैट में भी है और आरटीपी में भी है। तो यहाँ पे देखो, साहिल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका। ही गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ क्या? सितंबर। प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। ठीक है, and wishes to pay IGST liability for the month. Since he is making GST payment for first time, he is of view that he need to mandatorily have online banking facility to make the payment of GST. हमारे सामने रेगुलर बुक भी ओपन रखना, ओके, सो दैट हम प्रॉपरली उसको देख के आंसर दे सके। उसको ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार टैक्स दे रहा है और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। ऑफलाइन पेमेंट इज नॉट परमिटेड अंडर जीएसटी। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रेस साहिल रिगार्डिंग वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपको सिर्फ इतना बताना है कि साहिल को ये एडवाइस करो कि कौन से मोड से तुम कैश लेजर में पैसा डाल सकते हो। फर्दर एडवाइस हिम विद रिगार्ड टू फॉलोइंग इशू। पहले बताओ कौन से मोड से आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप देखते हो तो इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, डेबिट क्रेडिट, एनईएफटी, आईएमपीएस और ओवर द काउंटर अप टू 10,000। आपके 1 या 1.5 मार्क पक्के हो गए, ये पॉइंट लिखोगे तो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये थेरी है, इजी क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर पे। और अगर क्वेश्चंस आए तो मार्क्स मत छोड़ना, बहुत इजी चैप्टर है। जनरली लोग जो है ये चैप्टर थेरी की वजह से बोर होता है, छोड़ देते हैं। पर अब आप जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम थोड़ा सा अगर एग्जाम के टाइम ये चैप्टर को पढ़ ले तो अच्छे से खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ही पूछा, आर मैनुअल चालान अलाउड अंडर जीएसटी? चालान नहीं, सोच गए। चालान ऑनलाइन पोर्टल की होती है या हम हाथ से लिख के डिपॉजिट कर सकते हैं? ऑनलाइन पोर्टल की, और वो है PMT 06 चालान। मैनुअल चालान अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैनुअल और फिजिकल चालान नॉट अलाउड, अंडरलाइन करो, ये अलाउड नहीं है। आपको मैंडेटरीली जीएसटी पोर्टल पे अगर चालान का नाम देना हो तो वो भी दे सकते हो, PMT 06 चालान, उससे पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान? बिना देखे बताओ, चालान कितने दिन का? 15 डेज। 15 डेज का वैलिडिटी है चालान का। यस और नो? तो चलो, आपका चालान का 15 डेज का वैलिडिटी, ये भी मार्क्स पक्के हो गए। सॉरी। उसके बाद में, इज क्रॉस यूटिलाइजेशन अपॉन मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज परमिटेड? एक मिनट, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और यूटिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर, दोनों में फर्क है। क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन, आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी, बाकी सीजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ याद आया क्या? वो मेथड चलती है। और दूसरा कैश लेजर का बैलेंस आप कोई भी मेजर हेड और माइनर हेड में शिफ्ट कर सकते हो, पर वो डायरेक्ट शिफ्ट होता है या एक फॉर्म होता है? कौन सा फॉर्म होता है? PMT 09, कुछ याद आया क्या? एक फॉर्म से होगा। तो यहाँ पे amount entered in any minor head, tax, interest, minimum, etc., and major head of electronic cash ledger can be utilized only for that liability. But okay, क्रॉस यूटिलाइजेशन भी अलाउड है और आपको फॉर्म कौन सा देना पड़ता है? PMT 09। आप शिफ्ट कर सकते हो। पहले तो आपने डिपॉजिट किया तो वही रिस्पेक्टिव हेड में होगा, लेकिन अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो और वो चालान होगा PMT 09 चालान। ओके, ये समझ में आया? तो बेटा देखो, फिर से बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस है, इजी चैप्टर है। कुछ चैप्टर्स हार्ड होते हैं, कुछ चैप्टर्स टाइम पे नहीं मैनेज हो पाते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स के मार्क्स मत छोड़ना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने डिस्कस किया। मेरे साथ अच्छे से पढ़ो। सर ये लिख के देखना है कि नहीं? ये रीड कर लेना। ओके, या आप खुद भी लिख सकते हो, तो लिख के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीड कर लो, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन सीए इंटर आरटीपी स्टडी मैट, अगर आरटीपी में भी है स्टडी मैट में, तो एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए तड़पते हैं पर नंबर नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे
Can one use electronic credit ledger for payment of interest, penalty or payment under reverse charge? No. पर ये सीपीटी एग्जाम तो नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो लिखना आगे नो के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अगर कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ओके, यस और नो में अगर आंसर दोगे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, नो आगे क्या लिखना समझ में नहीं आ रहा है पर आंसर तो पता है नो, तो उसको किस तरह से लिखना। अगर सेक्शन 49 याद आया तो ठीक, नहीं याद आ रहा है सेक्शन 49, सबसेक्शन तो छोड़ दो, 49 ही नहीं याद आ रहा है, ओके सबसेक्शन तो याद करने की दूर की बात है। तो ऐसे केस में आप इतना तो लिख सकते हो, पहली लाइन जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो ढूंढो। इंस्टीट्यूट को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बी यूज फॉर आउटपुट टैक्स। भाई क्यों नो, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आउटपुट टैक्स। ये लाइन उनको चाहिए, समझ में आया क्या, आउटपुट टैक्स के लिए। इसलिए ओके जहां तक है आउटपुट टैक्स इज ए टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, और आउटपुट टैक्स के डेफिनेशन में ओके एक्सक्लूड क्या, रिवर्स चार्ज। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन है आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको मतलब मैं जब पढ़ता था, व्हेन आई गॉट 81 मार्क्स इन आईडीटी, मैं क्वेश्चन सामने रखता, मैं सडनली आंसर भी नहीं पढ़ता। मैंने मैपिंग कहाँ की है, कौन से रेगुलर बुक से मैपिंग की, तो मैं बुक ओपन करता था, बुक में कहाँ मैंने पढ़ा है, क्योंकि जब तक मैं अपने मैपिंग से कनेक्ट नहीं होता हूँ तब तक मैं उसका आंसर भी कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाऊंगा। और कभी कभी क्या होता है कि आप बुक में आपकी मैपिंग अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, और सजेस्टेड आंसर में लैंग्वेज अलग होती है। ओके अब क्या होता है कि आप सडनली सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेज पढ़ लेते हो, कुछ नया आ जाता है, फिर मैपिंग में दिक्कत जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि यहाँ पे कोई अदर फैकल्टी का कुछ अच्छा लगा तो ये बुक छोड़ दिया, वो ले लिया। बेटा कुछ अच्छा लगा, हर ऑथर का अपना अच्छा होता है, हर फैकल्टी का अपना कुछ अच्छा होता है। अच्छा लगा तो अपना बेस बुक नहीं छोड़ने का, जो पॉइंट जो एरिया अच्छा लगा फटाक से उसका समरी बनाने का, नोट्स बनाने का, अपने बुक में डालने का, पर अपनी मैपिंग नहीं छोड़ने का, ठीक है। हाँ अब तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है तो तुम तो इतनी गड़बड़ कर देते हो टाइम पे, ये यूट्यूब का वीडियो देख लिया, वो देख लिया, किसी का समरी देख लिया, किसी का ये देख लिया, मैपिंग टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हो और टाइम पे समझ में ही नहीं आता है कि लिखो क्या। ओके तो ये मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अगर अच्छी दिखी भी तो अपना बेस नहीं छोड़ने का, वो अच्छा कॉपी करने का, समरी बनाने का, अपने बुक में लिखने का, बात खत्म। ये समझ में आएगी बात आपको। तो यहाँ पे भी मैं खुद कहता हूँ, मैंने जो अभी आपके लिए नया स्ट्रक्चर बना के दिया है वो सिंप्लीफाइड वर्ड में दिया। हो सकता है कि आपको मेरे क्वेश्चन एयर में जो है ओके यहाँ पे सजेस्टेड के लैंग्वेज मिल जाए, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के लैंग्वेज मिल जाए, लैंग्वेज तो वहाँ इमीडिएट आपकी मैपिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस करना सिंप्लीफाइड वर्ड, और हमने बुक में क्या देखा और बुक से इस पर आना कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है। तो अब जैसे मैं बुक में आउटपुट टैक्स एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी देखा, आउटपुट टैक्स का मीनिंग भी देखा। आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज नहीं आता है, ये समझ में आया क्या। आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन ओवर आउटवर्ड सप्लाई। तो अब यहाँ मैं प्रैक्टिस करता था कि एक बार मेरे मेन बुक से कनेक्ट हो गया, फिर मैं प्रैक्टिस करता था ओके कि हाँ मैं इंस्टीट्यूट क्या चाहती है मेरे से 2 पॉइंट चाहती है इंस्टीट्यूट। पहला कि भाई क्रेडिट लेजर किसके लिए यूज होता है, आउटपुट टैक्स के लिए, बना लिया, साइड में स्टिकी नोट्स लिख लिया कि मैं हिंदी में लिखता था कि फर्स्ट जो है मुझे पहले यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि कैश लेजर ओनली फॉर आउटपुट टैक्स। दूसरा डेफिनेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, ये समझ में आया क्या, डेफिनेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट मतलब उसमें स्पेशली मुझे ये लिखना पड़ेगा कि आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज नहीं आता है ओके, एंड देन उसके बेसिस पर आंसर, जो भी आंसर है तो फिर मेरा येस और नो जो भी रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। On account of her ill health, she could not provide any service during the month of क्या, October। केस को पढ़ो यहाँ पे मेरे साथ। However, she had to incur all expenses relating to her office. She paid rupees 75,000 to क्या, various vendors. Total GST involved on the goods or services procured। Procured मतलब खरीदा, okay, procured मतलब खरीदा, okay, of 13,500। The out of total bill paid by her, one bill 15,000 relates to security services availed by security of her office, tax on which payable under क्या, RCM। खुद ही बोल दिया RCM में है, एक ऐसी सर्विस ली जो RCM में, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाइंग पर्सोनल। कुछ याद आया क्या, बाय वे ऑफ सप्लाइंग पर्सोनल, रिवर्स चार्ज में है, उसने सिक्योरिटी सर्विस ली। GST इन्वॉल्व इन सच बिल इज 2,700। Suhasini is of opinion that for the month of October, no GST is payable from electronic cash ledger
एंड शी हैज सफिशिएंट बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर क्या रिवर्स। उनका मानना ये है कि रिवर्स उसको यहाँ पे कैश लेजर में कुछ पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 2000 बिल कितने का है 2700। इसका जो भी जीएसटी आएगा, इसका जो भी जीएसटी आएगा उसमें हम क्रेडिट लेजर यूज कर लेंगे। क्या वो अपना क्रेडिट लेजर रिवर्स चार्ज के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। पॉइंट्स वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए कि आपको पहला पॉइंट ये लेना है, दूसरा पॉइंट ये लेना है और इस तरह से आंसर देना है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कभी कभी वो केस स्टडी फॉर्म में आता है, ये समझ में आया, कभी कभी वो एमसीक्यू में आ जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस घुमा फिरा के आपको अलग अलग मोड से पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये अगर हो सके तो पॉइंट वाइज एनर में लिख के ले लेना, ये राइटिंग प्रैक्टिस में ले लो, ये आने के चांसेस है यहाँ पे, तो वहाँ W लिख लो और वो राइटिंग प्रैक्टिस में ले लो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये क्वेश्चन स्टडी मैट में कवर है और मैं लेना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे हमारे न्यू अभी जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट दिया है उसमें कवर्ड है। यहाँ पे मोबाइल को नहीं आने लगा, अच्छा मोबाइल गाड़ी में देगी उन्हें, ठीक है। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, ये देखिएगा, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी हैव डिफॉल्टेड, सभी मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और ये आपका काम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दी है, ये काम आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेसर्स एबीसी एंड कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग रिटर्न, सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब जीएसटी या 3B, रिटर्न बोला तो 3B, 1 पे जाना ही नहीं, अरे है ना। तो रिटर्न अंडर सेक्शन क्या 39, दैट इज GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। मार्च की ड्यू डेट क्या आएगी 28 अप्रैल आएगी, डन। रीजन फॉर सच डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू डिले इन क्लोजर ऑफ बुक्स फॉर क्या मार्च, मार्च की बुक्स क्लोज नहीं हुई इसलिए 20 अप्रैल को रिटर्न दिया नहीं गया। विच हैव बीन फाइनलाइज ड्यूरिंग क्या मे, बाप रे, मार्च का रिटर्न मई में फाइनलाइज हुआ। द जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉम्प्टेड द पेमेंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन क्या 47, पोर्टल ने ऑटोमेटिक तुम्हारे प्रॉम्प्ट कर दिया, आता है प्रॉम्प्ट ऐसा कि भाई रिटर्न नॉट फाइल्ड लेट फी, समझ में आया क्या। तो आपका पोर्टल प्रॉम्प्ट कर रहा है और लेट फीस 2000 रुपए का लगाया अंडर क्या CGST और अंडर SGST। Accountant of Messrs ABC and Company sought your confirmation for payment of such late fee through a balance available in credit ledger। वो कह रहे हैं कि लेट फी क्रेडिट लेजर से यूज करते हैं, नहीं, फिर किस कौन से लेजर से, कैश लेजर से यूज होगा, कैश लेजर से। क्रेडिट लेजर से सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए, रीजन वही, ओके, जो भी हमने लास्ट इसमें देखा रीजन वही। देखो यानी एक ही कॉन्सेप्ट कितने अलग अलग एंगल से पूछ सकते हो, ओके। तो आपको वही कि आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज होगा, ओके, और बाकी अदर पेमेंट के लिए वो यूज नहीं होगा, ओके। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको यहाँ आंसर लिखना है। तो ठीक है, ये अगर लास्ट वाला भी आपने लिख के देख लिया तो ये फिर से लिख के देखने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, ये क्वेश्चन CA इंटर RTP में 23 में कवर्ड था, उसके बाद में सिमिलर क्वेश्चन CA इंटर RTP में 20 में आया और सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, ठीक है। क्वेश्चन देखते क्या है, हाँ, मिस्टर राम नारायण और रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर क्या GST वांट टू, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, वांट टू फर्स्ट डिस्चार्ज हिज सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट पीरियड बिफोर सेटिंग द ड्यूज फॉर द क्या प्रीवियस टैक्स पीरियड, एग्जामिन ब्रीफली वेदर ही कैन डू सो। नो, पर नो को इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा इलेबोरेशन के लिए लिख के भी देखना पड़ेगा। दूसरा, explain the order of discharge of tax and other dues as per the provision of section 49(8) of CGST Act। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर गया जब एग्जाम में पूछा, क्योंकि 49 सेक्शन तो याद नहीं था, उसमें 8 क्या है वो तो बिल्कुल याद नहीं था, ओके। अब स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए ऑर्डर टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी। अब ऑर्डर टू डिस्चार्ज लायबिलिटी इंस्टीट्यूट का यहाँ कमेंट है कि स्टूडेंट ने वो लिख दिया लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज IGST अगेंस्ट IGST एंड देयर आफ्टर CGST और SGST, सेकंड CGST अगेंस्ट। भाई साहब, क्रेडिट यूटिलाइजेशन पूछा है या लायबिलिटी डिस्चार्ज पूछा है,
पर क्या करना, बीकॉम के एग्जाम से कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा, पेज कंप्लीट करना पड़ेगा, नालायक। हाँ, तो जहां तक देखा जाए पहली बात तो वो यहाँ पे इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज टैक्स एंड अदर ड्यूज पूछ रहे हैं वो। चलो सेक्शन से नहीं तो भी इससे तो आपको क्लिक होना चाहिए, टैक्स और अदर ड्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी नहीं बोल रहे वो। ये समझ में आया क्या आपको? तो ऐसे केस में, या तीसरा, स्टेट द ऑर्डर इन विच एवरी टैक्सेबल पर्सन डिस्चार्ज हिज टैक्स और अदर ड्यूज। तो चलो नोट्स में जाओ, लायबिलिटी रजिस्टर में जाओ, मैंने कल ऑर्डर बताई दिया आपको कैसे डिस्चार्ज होना चाहिए। हाँ जाओ जाओ, देखो देखो देखो, मैपिंग करो वहाँ पे, फटाक से मैपिंग करो। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाओ और आपके टैक्स और अदर ड्यूज कैसे डिस्चार्ज होगे वो ऑर्डर देखो लायबिलिटी रजिस्टर में। आगे वहाँ पे लायबिलिटी रजिस्टर में ओके क्या है पढ़ो, 2 मिनट मैपिंग करो, फटाक से मैपिंग करो। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाओ, मैपिंग करो। क्या क्या फर्स्ट किस में? फर्स्ट में सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज, वर्डिंग्स देखो, सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यू। अच्छा, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, कल नहीं होगा तो अभी ध्यान दो। ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। एग्जाम तक, एग्जाम के 1 घंटे पहले तक अगर कुछ भी इनसाइट मिल जाए, इनफ। डरना मत कि भाई चलो नहीं पहले नहीं पढ़ा, अभी तो ध्यान आया। अरे यस और नो। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने लकी समझना कि चलो एग्जाम के 1 घंटे पहले तो पढ़ लिया, ये तो समझ लिया। एग्जाम समझ में आया क्या? तो फिर से समझो कि यहां पे हमने क्या कल पढ़ा, फर्स्टली सेल्फ असेस टैक्स एंड अब ध्यान दो अदर ड्यूज। अदर ड्यूज में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी वगैरह। आपने अदर ड्यूज लिख लिया तो भी चलेगा, समझ में आया क्या? तो अच्छा, ये सेल्फ असेस टैक्स करंट पीरियड है या प्रीवियस पीरियड? सबसे पहले प्रीवियस पीरियड एडजस्ट होगा, यस और नो? तो पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड एडजस्ट होगा, फिर डायरेक्ट डिपार्टमेंट की डिमांड एडजस्ट होगी, या पहले करंट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स ऑफ क्या करंट पीरियड, और फिर डिपार्टमेंट की डिमांड जो भी 73 74। सर अगर ये सेक्शन याद नहीं आया 73 74, तो डिमांड ऑर्डर, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूज डिमांडेड बाय ऑफिसर, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे the liability if any arising out of demand notice and adjudication proceeding come last. This sequence has to be mandatorily क्या follow। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लिख के देखना, और एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। ओके, ये एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। यस, वो थर्ड ही लास्ट में ही एडजस्ट होगा, यानी डिमांड 4 साल पहले की होगी, 5 साल पहले की होगी, तभी भी आपका वो तीसरे नंबर पे ही आएगा। अरे आया ना, तीसरे नंबर, वो लास्ट ही ऑर्डर रहेगा, लास्ट सीक्वेंस रहेगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। ये क्वेश्चन सीए इंटर में 23 एग्जाम में पूछा था। देखो खुद ट्राई कर सकते हो क्या, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि वैसा के वैसा लिखना है, पर कुछ याद आता है क्या? ठीक है, अब देखो, मिस्टर मनिक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टैक्स एंड अदर लायबिलिटी। उसने अपनी टैक्स और अदर लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको दी अंडर जीएसटी लॉ एज पर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। 1 मिनट, कौन सा रजिस्टर है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। कुछ याद आया? हाँ, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे, हमारा कौन सा मंथ है? 1 मिनट नीचे देखते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मे 10 लाख है, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे 10 लाख है, पेनल्टी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मे 10 लाख है, टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून कौन सा? 10 लाख, लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिमांड अंडर नोटिस 73 10 लाख। मिस्टर मनिक वांट टू क्लियर हिज लायबिलिटी डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73 फर्स्ट। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या पहले वो 73 का लायबिलिटी खत्म करेगा? नहीं। अब हमारा मंथ क्लियर समझ में आ रहा है, जून है। अरे यस और नो? तो हमें बताओ कैसे ऑर्डर में डिस्चार्ज होगा, बिना देखे बताओ। पहले क्या खत्म होगा? मे, टैक्स एंड अदर ड्यूज, टैक्स एंड अदर ड्यूज। ध्यान लाओ, जल्दी कनेक्ट हो जाओ। हाँ, जल्दी कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि डिस्कशन आपके लिए चल रहा है। सच कहूं तो सारी चीजें भूल जाओ, बहुत अच्छा होगा लाइफ में। ठीक है, ध्यान है? ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट में देखो डिफरेंस कहां पता चलता है, और यही डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कुछ स्टूडेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, और जो स्टूडेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है ना, उनको बाद में ये चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी 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 ये एनर्जी जो इसमें इन्वॉल्व। और कुछ स्टूडेंट्स हल्की हल्की नींद आ रही है, क्या डिफरेंस है? फिर तो भाई जब रिजल्ट आता है ना, समझ लेना कि गलती हमारी है। वो भी स्टूडेंट है जो रैंक में आते हैं, और वो भी हम भी है जो रिजल्ट देख रहे हैं और हम उदास बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है, ठीक है नींद नहीं हुई, पूरी होगी, रात को होमवर्क किया होगा, लेट सोओगे, पर कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक बार आपने अपने आप को फोर्स किया ना और कनेक्ट हो गया ना, खुद फिर मेमोरी काम करती है। थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर कहूँ तो यहां पहली बात तो आंसर होगा पेनल्टी के लिए वो यूज नहीं हो। और ऐसा छोड़ो मत, फिजिकली मत रहो यहाँ पे। ओके छोड़ते जान देने यार, अभी मूड नहीं लग रहा है, ठीक है सर बोल रहे हैं, फिर बाद में देख लेंगे। बाद में चीजें नहीं होती है, मेरी लाइन ये लिख लो। और बाद में प्रेशर पाइलअप हो गया कि आप दो ग्रुप का एक ग्रुप पे कब आओगे, और एक ग्रुप से फिर इस बार नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करूंगा कब आओगे, ये समझेगा भी नहीं आपको। ओके और मराठी में वो फिर वो पहला अटेम्प्ट ऐसा हो जाता है, पहला घास देवाचा। हाँ फिर क्या हो जाएगा कुछ दिन बाद, अरे पहला ही तो है, पहला घास देवाचा। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, साइलेंट प्लीज। तो ऐसे केस में यहां ऑर्डर लिख लेना, और ऑर्डर के बाद पेन कैसे अरेंज होगा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी फॉर मिस्टर मनिक विल बी एज अंडर। एक मिनट, आपका जीएसटी रेट दिया है क्या उन्होंने? फिर निकाला कैसे उन्होंने? हाँ ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इंटरेस्ट पेनल्टी फॉर द मंथ ऑफ मे, और मे मनिक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाँ इंटरेस्ट निकाला है? नहीं, कित नहीं, कुछ तो मेरी मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यहां थोड़ी मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई नीड टू चेक। ओके आई नीड टू चेक, क्योंकि मैं कभी कभी अमाउंट चेंज कर देता हूँ। ओके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से मेरी अमाउंट में चेंज कर देता हूँ, तो कहीं रहेगी होगी, बट आई नीड टू चेक। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको? यस चलो नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए अब आपको इजी जाएगा। ये क्या बोल रहा है, एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ो। ABC Limited have filed their GSTR 3B for the month of क्या, जुलाई 20XX within the due date। एक मिनट, 3B फाइल किया जुलाई का विदिन क्या, ड्यू डेट। क्या 3B फाइल हो चुका है? प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 39 ऑन 20th ऑफ क्या, अगस्त। 3B फाइल हो चुका था। पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस ड्यूरिंग द सितंबर में उसे पता चला कि 40,000 का ऐसा ड्यू है। एक मिनट, ये अमाउंट है या डायरेक्ट टैक्स ड्यूज दे दिया? ख्याल रखना, अमाउंट दिया तो अमाउंट का टैक्स निकाल के इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, और कभी कभी डायरेक्ट टैक्स दिया तो डायरेक्ट इंटरेस्ट। समझ में आया ना? बी केयरफुल। तो टैक्स ड्यू 40,000 फॉर द मंथ ऑफ क्या, जुलाई, हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, ABC Limited has paid above amount 40,000 through GSTR 3B of September 20XX file on क्या, 20th क्या, अक्टूबर। एक मिनट, वो पेमेंट जब सितंबर की ड्यू डेट थी तब पे किया, जिसमें कैश लेजर था 30 और क्रेडिट लेजर था क्या, 10। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेएबल अंडर CGST एक्ट। तो मुझे बताओ यहां पे अगर 3B फाइल हो चुका था तो इंटरेस्ट क्रेडिट के बाद आएगा या ग्रॉस पे आएगा? और ग्रॉस कितना है, 40। अरे है ना, वो 40 में से 30 कैश है, 10 क्रेडिट है, नहीं, टोटल कितने पे जाएगा, ग्रॉस। अच्छा कब से लगेगा इंटरेस्ट, बोलो? चलो इंटरेस्ट निकालना है, कब से लगेगा? इंटरेस्ट की कमेंसिंग डेट क्या होगी? जो मंथ की शॉर्ट पेमेंट है, आई रिपीट, जो मंथ का शॉर्ट पेमेंट है। कौन से मंथ का शॉर्ट पेमेंट है? जुलाई का है। जुलाई की ड्यू डेट क्या है?
अगस्त 20 यानी 21 ऑफ अगस्त से, तो 21 ऑफ अगस्त से टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कब पे किया? 20 अक्टूबर को। अरे है ना, तो क्या इतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? यस। सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 20XX हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली? हमने क्या आपका आंसर चेंज होता अगर हम रिटर्न ही लेट देते? हम रिटर्न ही लेट देते, क्या आंसर चेंज होता बेटा? फिर वो 40 पे लगता है या 30 पे लगता है? 30 पे लगता है। अब इजी जा रहा है, 30 पे लगता है। ये मैं लिख के दूंगा, चलो लिखो, कैसे लिखना मैं बताऊंगा। चलो मेरे साथ लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 18 मेरे साथ लिखो, हमारे प्रैक्टिस बुक में जाओ, और जो आज मैंने होमवर्क दिए राइटिंग वो लिख के देखना। क्वेश्चन नंबर 18 डालो। नहीं, इंटरेस्ट 20 से नहीं लगेगा बेटा, नेक्स्ट डे से लगता है। यानी इंटरेस्ट कब से लगेगा? 21 से। 21 से इंटरेस्ट लगता है। हाँ, इसको देखो, हमने जो चार्ट लिखा उसके सिंपल, वो वर्ड्स के सिंपल बेस पे हम लिखते हैं। ओके, यहां पे आंसर लिखो लीगल प्रोविजन, आंसर लिखो लीगल प्रोविजन। मैं यहां डिक्टेट कर रहा हूं, एज पर सेक्शन 50, ये तो सेक्शन लर्न करना है, नहीं आया तो ठीक, नहीं याद आया तो ठीक है, पर लर्न करना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 50, इंटरेस्ट इज पेएबल, interest is payable on delay payment of tax. Interest is payable on delay payment of tax at the rate क्या? 18% per annum। आपने पूरा लिखना, PA मतलब per annum। फ्रॉम, अच्छा कहां से कहां तक? पहले प्रोविजन बता दो, कहां से कहां तक? सिंपल वे में लिख सकते हो, नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, या फिर थोड़ा अच्छी लैंग्वेज, द डे सक्सीडिंग द डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। नको, अच्छा हमारी सिंपल, ठीक है। तो एट द रेट 18% पर एनम फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, till the date of payment of tax। अब मैं आपको, इन्होंने इस तरह से दिया, पर मैं और सिंपल करूंगा। जैसे एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेम पीरियड फर्निश आफ्टर ड्यू डेट पेबल ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी पेड थ्रू क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसको हम थोड़ा, जो मैंने चार्ट बनाया वैसे लेते हैं कि इफ, पहला हम लेंगे कि इफ रिटर्न इज फाइल बिलेटेडली, अरे है ना, रिटर्न इज फाइल बिलेटेडली, तो कैश लेजर के बेस पे आएगा। इफ रिटर्न इज फाइल विद इन ड्यू डेट बट शॉर्ट पेमेंट ऑकर्ड, समझ में आया क्या? तो ग्रॉस लगा। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम में मुझे दोनों लिखना पड़ेगा, ग्रॉस और नेट। अगर प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट इंटरेस्ट का होता, तो मैं डायरेक्ट इतना ही लिखता कैश लेजर के थ्रू। ये समझ में आया क्या? लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमने चार्ट में बनाया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट नंबर 2, लीगल प्रोविजन। लिखो, अगर आपको प्रोविजो याद आई तो, नहीं याद आई तो छोड़ देना, पर लिखो एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 50, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 50, इफ डिले पेमेंट, सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, इफ डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, इफ डिले पेमेंट ऑफ टैक्स इज ड्यू टू डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये समझा क्या? If delay payment of tax is due to delay filing of return, delay filing of return, then interest is payable, interest is payable, ये वर्ड को अंडरलाइन भी करना, payable on net tax liability, on net tax liability पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये वर्ड पे पूरे मार्क्स है। नेट टैक्स लाइबिलिटी पेड थ्रू क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये समझा क्या आपको? समझना ही चाहिए। अब क्या बचा?
ठीक है, कैश लेजर। पॉइंट नंबर थ्री लीगल प्रोविजन में, यहां नहीं भी होगा तो भी ऐड करो, मैं जैसा बोल रहा हूं, ठीक है। लिखो इफ, थर्ड पॉइंट लिखो, इफ रिटर्न इज फाइल्ड, थर्ड पॉइंट, इफ रिटर्न इज फाइल्ड विदिन ड्यू डेट, वन टू एंड थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, if return is filed within due date, but short payment of tax is found subsequently, short payment of tax is found subsequently for same tax period, ये वर्ड समझा क्या, for same tax period, then interest is payable on gross GST liability, interest is payable on gross GST liability. Done? Okay. Discussion and conclusion. Next, discussion and conclusion. D and C मतलब discussion and conclusion. A लिखो. In given case, return for the month of, कौन सा था? Return for the month of July 20XX is filed within due date, that is 20th August 20XX. The short payment of tax is notice subsequently in the month of, कौन से month में, in the month of September, hence interest is payable on gross tax liability without ITC, without credit. Therefore, interest equals to, कितना अमाउंट था वो, 40,000 था ना, इंटू 18%, इंटू नंबर ऑफ डेज निकालो, देख के मत बताओ, निकालो। कब से? 21 अगस्त से। अगस्त के कितने दिन? 11 दिन। लो कैलकुलेटर, अगस्त के कैलकुलेटर लो, 11 दिन। सितंबर के 30 दिन। 11 प्लस, लो कैलकुलेटर लो, 9 लो, एक लो, हाँ 11 प्लस 30 कितने हुए? 41 सितंबर। और अक्टूबर के 20 कितने हुए? 61 डिवाइडेड बाय 365 कितना आया इंटरेस्ट आपका? 1203। चलो ये तो ए हुआ। बी लिखो, डिले पेमेंट ऑफ टैक्स is due to, delay payment of tax is due to delay filing of क्या? Return is due to delay filing of return. Then interest is payable on net GST liability
net GST liability payable through e-cash ledger, ये अंडरलाइन करना, e-cash ledger, दैट इज कितने अमाउंट पे आएगा 30,000, दैट इज कितना 30,000, ये समझा? तो निकाल लो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 30,000 इंटू 18% इंटू 61 डिवाइडेड बाय 365, 902। भाई साहब अगर ये क्वेश्चन आया तो अब मत छोड़ना। नहीं, डेट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो डेट ऑफ डिफॉल्ट, डेट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो डेट ऑफ डिफॉल्ट, इसलिए 20 अक्टूबर का भी दिन पकड़ना पड़ेगा। लिखना तो लिख देना, डेट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो डेट ऑफ डिफॉल्ट, इसलिए वी हैव टू कंसीडर 20 अक्टूबर ऑल्सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ 61 डेज। ठीक है, हाँ अब आ जाइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, चलो फटाफट बताओ। MNI लिमिटेड, ये भी CA IPC जुलाई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। MNI लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च while filing GST return of March on 20th April within the prescribed due date. They came to know that one bill of January 20XX consisting tax amount of 50,000 was not considered while filing the return of month of क्या January. Return was filed on 20th Feb within the prescribed due date. एक मिनट, क्या रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट फाइल हो चुका था? अच्छा, ड्यू कब का पता चला? ड्यू कब का पता चला? जनवरी का पता चला, रिटर्न फाइल हो चुका था। ओके, तो ये उसमें टैक्स अमाउंट कितनी थी? 50, तो क्या टोटल टैक्स अमाउंट पे जीएसटी आएगा? यस और नो? क्योंकि रिटर्न फाइल हो चुके थे इसलिए टोटल 50 पे आएगा। ये राइटिंग प्रैक्टिस में लिख के लेना, एक मैंने लिखवाया, एक आपने ट्राई करना, यस और नो। इसको राइटिंग प्रैक्टिस में W लिखो, वहां पे लिख दिया। उसके बाद में MNI has paid above shortfall of 50,000 on January 20XX through GSTR 3B for the month of March. Payment through e-cash ledger 30,000 and payment through e-credit ledger. MNI has paid the above shortfall of 50,000 of January through GSTR 3B for the month of March. तो 30,000 कैश लेजर था और उसमें 20,000, लेकिन आंसर वही आएगा ना। एक मिनट, क्रेडिट लेजर और MNI got notice regarding interest 50. MNI assumed that self tax paid of return will also file timely so that not liable for payment of interest. एक मिनट, दूसरा इसमें उन्होंने अज्यूम किया है कि रिटर्न भी, एक मिनट नीचे पढ़ लेते हैं। थर्ड, MNI got the notice regarding interest payment of 50. MNI को नोटिस आई, MNI Limited assumed that they paid self-assessed tax. Both return also filed timely so that they were not liable for payment of interest. Okay, they seek your opinion regarding whether they are liable to pay interest. पहला, if they file return for January on 20th. अच्छा, सेकंड पूछा if they file return on क्या, यानी जनवरी का रिटर्न उन्होंने कब दिया? अप्रैल में। अरे है ना, रिटर्न ही डिले कर दिया। वेयर सेल्फ असेस टैक्स कितना है? 50,000, जिसमें कैश लेजर कितना है? 30, क्रेडिट लेजर कितना है? 20। देन ऑल्सो दे लायबल टू पे इंटरेस्ट। अच्छा, हमें आंसर इन दोनों का ही देना है, आंसर ऊपर के हिसाब से नहीं देना है, आंसर इस दोनों का ही देना है। अरे समझ में आया क्या? पहले का आंसर आएगा कि टोटल ग्रॉस पे आएगा। क्यों ग्रॉस पे आएगा? क्योंकि रिटर्न फाइल हो चुका था, लेकिन वो दूसरा चेंज कर रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर रिटर्न फाइल नहीं होता और वो अप्रैल में होता, कम ऑन, वो अप्रैल में होता तो फिर हम टोटल पे देते या 30 पे देते? तो ये आंसर सेकंड का है, ये आंसर सेकंड का है। समझ में आया? और हमें कितने पे देना पड़ेगा? 30 पे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू, ये आप सॉल्व करके देखोगे। डन? यस और नो? चलो, यहां पे ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हुआ। हाँ, अब आ जाओ पेमेंट ऑफ टैक्स, इसी चैप्टर में क्वेश्चन एयर में TDS TCS सेक्शन में। चैप्टर कौन सा ओपन करना है आपको?
क्वेश्चन नंबर में चैप्टर कौन सा ओपन करना है? पेमेंट ऑफ टैक्स। उसमें कौन सा सेक्शन ओपन करना है? टीडीएस एंड टीसीएस। उसमें आ जाओ आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो यहां पे ये सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ये हमारे स्टडी मटेरियल से लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। एक मिनट, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स मतलब ये टीडीएस है या टीसीएस है? टीडीएस है ना? कौन डिडक्ट, एक मिनट बिना देखे बताओ फटाफट, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? 26%। इफ सप्लाई मेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सोसाइटी एंड पीएसयू। अगर ऐसा क्वेश्चन आया 2 मार्क्स तो 2 आउट ऑफ 2 मिलने चाहिए। डन। उसके बाद में वेदर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स इवन दो इफ सप्लायर हैज चार्ज जीएसटी इन हिज इनवॉइस। वेदर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स इवन दो इफ सप्लायर हैज चार्ज जीएसटी इन इनवॉइस। यस, उसको वो जीएसटी चार्ज करे या ना करे, ओके, टीडीएस तो उसको डिडक्ट करना ही पड़ेगा। नाउ थर्ड, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स? If total contract value of taxable supplies exceeds 2,50,000, कुछ याद है क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू exceeds 2,50,000, लेकिन वैल्यू निकालते वक्त डोंट एक्सक्लूडिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर देना। यहाँ पे अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वैल्यू निकालते वक्त आपको जीएसटी एक्सक्लूड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट, स्टेट द केसेस वेयर प्रोविजन ऑफ टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। कौन कौन से केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? पहली प्रोविजो, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। अरे है ना, इस बार मैंने जो नोट्स आपको ऑर्गेनाइज करके दिया ना वो बहुत अच्छे से करके दिया। कहा नहीं हुआ प्रोविजो? प्रोविजो क्या कहता है? एलओएस एंड पीओएस सेम स्टेट में एंड रिसिपिएंट अदर स्टेट में। नोटिफिकेशन पीएसयू टू पीएसयू और सेकंड नोटिफाइड पर्सन टू नोटिफाइड पर्सन। नहीं, ये टीडीएस का ही है ना, टीडीएस का ही है ना, टीसीएस में कुछ नहीं है बेटा। वो अमेजॉन को सब ही डिडक्ट करना पड़ता है, वो सिर्फ एग्जाम सप्लाई को है। ओके, और फिर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन में क्या क्या देखा था हमने? वैल्यू 2,50,000 से कम होगी, कुछ याद आया क्या आपको? 2,50,000 से कम होगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, या आपका टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट होगा तो टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 से कम होगी। पीएसयू टू पीएसयू होगा, ओके, नोटिफाइड पर्सन टू नोटिफाइड पर्सन होगा, आरसीएम होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, जीएसटी सेस होगा, या शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज होगी। तो ये केस में ये इंपॉर्टेंट आप करके जाना, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, there is no onus of filing any monthly or annual statement by ECO। अच्छा, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जीएसटीआर 8, मंथली स्टेटमेंट, 9B, एनुअल। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा, there is no onus of filing any monthly or annual statement by ECO, examine the technical versatility of statement by explaining relevant provision। मुझे ये बताओ कि क्या ECO को कोई स्टेटमेंट और रिटर्न देने नहीं पड़ते हैं क्या? देने पड़ते हैं ना, तो स्टेटमेंट इज इनवैलिड। फिर इनवैलिड है तो आपको बताना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा मंथली उसको, मंथली उसको जीएसटीआर 8 और विद इन 10 डेज ऑफ क्या, नेक्स्ट मंथ उसको एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम टाइम 3 साल होगा, कुछ याद आया क्या? मतलब अगर वो भूल भी जाता है तो मैक्सिमम क्या 3 टर्म, जो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये बस 4 पॉइंट ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको बताओ, मंथली क्या, जीएसटीआर 8, ड्यू डेट क्या होगी 10 ऑफ नेक्स्ट मंथ, प्लस एनुअल भी देना पड़ेगा, यस, जीएसटीआर 9B, कुछ याद है? पर हमारी इंस्टीट्यूट ने आपसे फॉर्म एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, सिर्फ आप मंथली स्टेटमेंट दो एंड एनुअली स्टेटमेंट। फॉर्म टाइम पे याद नहीं भी आए तो भी चलेगा, समझ में आया? और मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक दे सकते हैं? 3 साल, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है फॉर ओके बाय द कमिश्नर। ओके, चलो इतना ही लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, अब ये हम सॉल्व करके देखेंगे, ये राइटिंग प्रैक्टिस में लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
of independent cases. Underline the word independent cases. Your expert advice. एक्सपर्ट तो चाहिए और स्मार्ट भी चाहिए. कैसे कैसे होगा? जब आप स्टार्टिंग में जब प्रेस्टीज पॉइंट आते हो क्लास करने, तो दोस्तों से मिलते हो, सब एक होते हो, सब एक होते हो. अरे हारा, फिर जब सब एक होते हो तो फिर रॉक करते हो. सब एक होते हो तो फिर रॉक करते हो. फिर धीरे धीरे आपका नॉलेज एक्सपर्ट लेवल पे आता है और आखिरी में स्मार्ट बन के जाते हो. अरे हारा, आखिरी में स्मार्ट बन के जाते हो. So, now, from the following independent cases, चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ. From the following information, independent cases, your expert advice, which appropriate reasoning is sought on the applicability of क्या TDS TCS provision of the CGST Act. You shall also quantify the amount of क्या TDS TCS as the case may be, if same is applicable. पहला केस को केयरफुली पढ़ना. टॉप फैशंस अ डिजाइनर क्लॉथ डीलर और रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ क्या वेस्ट बंगाल. इफेक्टेड सप्लाई थ्रू क्विक डील इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. एक मिनट, डीलर ने क्लॉथ डीलर ने अपना सप्लाई ऑफ गुड्स ईसीओ के थ्रू बेचा. कौन से ईसीओ के थ्रू बेचा? क्विक डील. नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंट्रास्टेट सप्लाईज इफेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नेट दिया मतलब रिटर्न डिडक्ट करके दिया है. हो सकता है वो आपको ग्रॉस दे और सेल्स रिटर्न भी दे, हो सकता है वो आपको नेट दे. समझ में आया क्या? तो नेट कितना? तो उन्होंने किया 1,50,000 इफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप अभी तो समझ जाओगे पर बाद में कंफ्यूजन होगा कि 250 किधर था यार, टीडीएस में था कि टीसीएस में था? हाँ, टीडीएस में था, ये याद रखना पड़ेगा. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस में था. तो यहाँ ओके 1,50,000 की वैल्यू है. ओके 2.5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. दो खींच के ये किसने बोला यस? भाई साहब, ये टीडीएस का केस है या टीसीएस का केस? टीसीएस का केस है. 250 का क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है. नेट वैल्यू कितनी है? 150. तो क्या नेट वैल्यू पे 1% डिडक्ट हो जाएगा? हाँ ना नालायक? हाँ. चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखो, राइट डाउन. लिखो एज पर सेक्शन 52, रेफरेंस के लिए नीचे है. एज पर सेक्शन 52, as per section 52, in case where supplies is made through ECO, in case where supplies is made through ECO, हाँ ये पॉइंट को अंडरलाइन करना. इन केस वेयर सप्लाईज इज मेड थ्रू ECO. आगे जो लिखने वाला हो, वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाईज, ये लाइन आनी चाहिए. वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाईज. अच्छा, ये कंसिडरेशन डायरेक्ट आ रहा है या थ्रू ECO आ रहा है? तो कलेक्टेड बाय ECO. वेयर द कंसिडरेशन फॉर सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाय ECO, collected by ECO, then ECO has to deduct TCS. अब ऐसा लिख सकते हो ECO has to deduct TCS, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ECO shall collect the tax. shall collect the tax मतलब ही TCS. समझ में आया? has to deduct TCS at the rate 1%, at the rate 1%, ब्रैकेट में 0.5% CGST and 0.5% SGST. SGST डन, ब्रैकेट कंप्लीट. अच्छा, ये 1% किसका? ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. ब्रैकेट में नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ब्रैकेट में ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न.
ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ब्रैकेट में, ब्रैकेट कंप्लीट, मेड थ्रू ईसीओ, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपसे करवा लिया, ये पॉइंट्स आपके इसमें आने ही चाहिए। कंसिडरेशन वाला पॉइंट, 1% वाला पॉइंट, अरे है ना, एंड नेट टैक्सेबल वैल्यू, ये 3 पॉइंट तो आने ही चाहिए बॉस, 3 वर्ड्स दिखने ही चाहिए। ठीक है, लिखो नीचे पैरा चेंज। इन गिवन केस, इन गिवन केस quick deal and ECO, quick deal and ECO, quick deal as an ECO has to deduct TCS as follows, has to deduct TCS as follows। निकालो TCS equals to कितना, कितना आएगा, 1,50,000 into 0.5% CGST, 0.5% SGST। डन। हाँ, सेकेंड केस स्टडी, मेसर्स सुपर बिल्डर रजिस्टर्ड सप्लायर इन तमिलनाडु was awarded a works contract, works contract गुड्स होता है या सर्विस, वेरी गुड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एक मिनट, सुपर बिल्डर भी कहाँ का है, तमिलनाडु, और गवर्नमेंट भी कहाँ की है, तमिलनाडु, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितना, 1 लाख। एक मिनट, 430 में 1 लाख क्या, पहले तो मुझे बताओ क्या सुपर बिल्डर ने सर्विस गवर्नमेंट को दिया? अगर सुपर बिल्डर ने सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से एग्जाम को डिडक्ट करना पड़ेगा, तो कितना बेटा है, 330। 330 है मतलब 2,50,000 से ज्यादा है। केस टीसीएस की है या टीडीएस की है, टीडीएस की है, समझ में आया क्या? यहां कंफ्यूज मत हो जाना, केस टीसीएस का है या, देखो ईसीओ दिखा कि आग बंद करके टीसीएस, और गवर्नमेंट दिखा कि आग बंद करके टीडीएस, समझ में आया? तो लिखो एज पर सेक्शन 51, as per section 51, if any supply of goods or services, if any supply of goods or services is made to the government, any supply of goods or services is made to the government where total contract value of taxable supply, where total contract value of क्या, taxable supply exceeds, taxable supply को underline करना, exceeds rupees 2,50,000, exceeds rupees 2,50,000, then government has to deduct TDS at the rate 2%, यहाँ 1 है कि 2 है, हाँ यहाँ 2 है, at the rate 2%, ब्रैकेट में CGST 1%, SGST 1%, समझ में आया? 2% on such contract value, on such contract value। सेकेंड लाइन लिखो, taxable value does not includes, taxable value does not includes value of exempt supply, value of exempt supply। next line, next point, in given case taxable value equals to का सिंबल देना, पूरा लिखो टैक्सेबल वैल्यू, नहीं तो उसका मीनिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू भी होता है, समझ में आया क्या? टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 4,30,000 माइनस 1 लाख, कितना आया? 330, फुल स्टॉप, नीचे लिखो हेंस
Hence, Tamil Nadu state government need to deduct, Tamil Nadu state government need to deduct क्या? TDS. नीचे लिखो TDS इक्वल्स टू, निकालो 330 का, 330 इंटू 1% CGST और 1% SGST. चलो निकालो 3,300, 3,300. लास्ट टेस्टी कैटरर्स. कैटरर्स ये गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है. रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज इन कोची, केरला. कोची केरला में आता है. टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एनुअल ट्रेनिंग कैंप हेल्ड फॉर इट्स स्टाफ. एक मिनट, रिसिपिएंट कौन है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. सप्लायर कहाँ का है? केरला का. सर्विस कौन सी है? कैटरिंग. कैटरिंग सर्विस है. थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे. प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए इसका, क्योंकि दो स्टेट आ गए. दो स्टेट आ गए तो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए. कैटरिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई एक हमने सेक्शन 12 में देखा था. कैटरिंग सर्विस. ओके, आप रेस्टोरेंट या कैटरिंग में गए, आप तैयार हुए, जिम में गए, वो भी तैयार हुई, ब्यूटी ट्रीटमेंट की. अरे याद आया क्या? ऐसा कुछ देखा था. उसका प्लेस ऑफ सप्लाई द प्लेस वेयर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म. तो इसने कैटरिंग सर्विस कहां परफॉर्म की? कोची. कहां परफॉर्म की? कोची केरला. यानी एलओएस कोची, सॉरी एलओएस केरला, पीओएस केरला. ये समझ में आया क्या? और रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश. प्रोविजो आ जाएगी. यहां टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. लिखना कैसे? लिखो यहां पे. ओके, लिखना कैसे? लिखो यहां पे. पहला लिखो. कोई बताएगा कैटरिंग सर्विस का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 12. सब सेक्शन नहीं याद है. 4 होगा कंफर्म. कैटरिंग का 12 4 है. चलो याद आता है तो. पहले 6 तो आपको याद आ जाते. 2 साल का बच्चा था, 5 साल का हुआ. अरे है ना, पहले 6 तो याद आ ही जाएंगे. ओके, जाने दो. नहीं याद आ रहा है तो सेक्शन 12 लिखो. एज पर सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट. एज पर सेक्शन 12 ऑफ क्या? IGST एक्ट. ये कंबाइंड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस का. एज पर सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट, इन केस ऑफ कैटरिंग सर्विस, इन केस ऑफ कैटरिंग सर्विस, द प्लेस ऑफ सप्लाई, the place of supply is the place where the service is actually performed, where service is actually performed. Para change, para change. Also, as per proviso to section 51, also as per proviso to section 51, if location of supplier LOS and place of supply, if location of supplier and place of supply is in a state, is in a state, is in a state, and recipient is located, and recipient is located in another state, recipient is located in another state, then in such case TDS is not deductible. ये समझा क्या? सर वो लिखे क्या? CGST SGST लगता है, फिर उसका TDS कैसे कट करेंगे? क्योंकि पोर्टल ही अलाउड नहीं. फालतू बातें नहीं लिखना, चुपचाप इतना ही लिखो. क्या? TDS is not deductible or applicable. ओके, कंक्लूड करो. इन गिवन केस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, location of supplier and place of supply is in Kerala, is in Kerala, and recipient Andhra Pradesh government
and recipient Andhra Pradesh government in another state. In another state. Hence, provision of TDS is not applicable. Is not applicable. Then